नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं रूपक पांजा जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं रूपक जी का। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबको नमस्कार, सबको जय श्री राम। जी, जय जय श्री राम। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि प्रारब्ध पर हम ये प्रयास करते हैं कि जहां जिस विषय और जिस स्थान विशेष के बारे में हम चर्चा लेके आए, तो वहां के विषय विशेषज्ञ या वहां की स्थानीय चीजों को जानने वाले, समझने वाले हमारे गेस्ट के साथ ही बात रखें, ताकि वहां की असली बात पता चले। वरना तो बंद कमरे में वंदे मातरम कह देना ये बहुत आसान होता है। तो रूपक जी वेस्ट बंगाल से आते हैं, इसका मतलब है कि वेस्ट बंगाल पे ही हम बात कर रहे हैं। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की पहले बलात्कार होता है और बलात्कार के बाद जो घृणित तरीके से उनकी हत्या की जाती है, उसके बाद केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा देश उबल पड़ा और वो तापमान अभी भी महसूस किया जा रहा है। ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस किस तरीके से फेल रही, इस पर अब बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो बंगाल हाई कोर्ट रहा हो, उसने इन सारी बातों को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सारी बातों को कहा है, और देश का एक एक ऐसा व्यक्ति जो तनिक भी सामाजिक सरोकार का भाव रखता है, वो सब जान रहा है कि दरअसल बंगाल में हो क्या रहा है। और उस सबसे बड़ी बात ये कि बंगाल की जनता सड़कों पर उतर के अब ये समझ रही है, समझा भी रही है कि उसने ममता बनर्जी और उनके पूरे इकोसिस्टम की घृणित राजनीति को पहचान लिया है। पहली बार संभवतः ममता बनर्जी को ये महसूस करते हुए देखा जा रहा है कि वो अंदर से हिली हुई हैं, राजनीतिक रूप से हिली हुई हैं। सीबीआई अपना काम कर रही है, हालांकि वेस्ट बंगाल पुलिस और ममता सरकार ने अपना पूरा दम लगा दिया कि किस तरीके से शुरुआती जो सबूत थे उनसे छेड़छाड़ की जाए। हालांकि बहुत हद तक वो कामयाब भी रहे हैं, लेकिन हमें अपनी एजेंसीज पे भरोसा है कि उसको भी वो निकाल के लेके आएंगे। इस बीच घबराई ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए अपराजिता बिल नाम का एक पोस्टर छापा। जब मैं ये कह रहा हूं अपराजित, मैं भी चाहता हूं सब कि किसी भी बच्ची के साथ घृणित अपराध करने वाले को कैपिटल पनिशमेंट हो, सबसे बड़ी सजा जो हो सकती हो वो हो, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अपराजिता बिल के नाम पर एक पोस्टर आनंद फानन में, जिसको कि आनंद बोस जो राज्यपाल हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कह भी दिया साफ साफ कि ये तो साहब आंध्रा और तमिलनाडु वाला जो महाराष्ट्र वाला जो बिल है, एंटी रेप बिल, उसी का कॉपी पेस्ट है, और वो है भी। ममता बनर्जी हर बात के लिए विवाद करना चाहती हैं, विवाद के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने बिल भेजा राज्यपाल के पास, लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी, और टेक्निकल रिपोर्ट अगर नहीं भेजी तो उसको पास नहीं किया जा सकता। लेकिन ममता बनर्जी ने धमकी दे दी, वो तो हर आदमी को धमकी देती हैं। राज्यपाल साहब को उन्होंने धमकी दे दी कि हम राजभवन के सामने धरना शुरू कर देंगे। तो ड्रामे करने के लिए ममता बनर्जी जानी जाती हैं। अंततः राज्यपाल के हड़काए जाने के बाद उन्होंने अपने उस जो पोस्टर है, मैं उसको बिल अभी भी नहीं कह रहा हूं, पोस्टर है, उस पोस्टर के का टेक्निकल रिपोर्ट भी भेज दिया, और राज्यपाल ने उसमें बहुत सारी खामियां पाते हुए उसे राष्ट्रपति महोदया के पास भेज दिया है। राष्ट्रपति महोदया के पास अभी भी आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के एंटी रेप बिल हैं, क्योंकि वो सारे के सारे राजनीति से प्रेरित होकर बने हुए हैं। इस देश में रूपक जी, जब एक केंद्रीय कानून है जिसमें निर्भया के बाद उच्चतम दर्जे की सजाओं का प्रावधान है, तो ये राज्य सरकार या ममता बनर्जी विशेष इस तरह के चूरन छापने की आवश्यकता क्या है? निर्भया 2 जिसको हम कह रहे हैं, जो आरजी कार बंगाल कलकत्ता के कॉलेज से जन्म लिया दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, उस पर इस अपराजिता नाम के खेल को कैसे देखते हैं आप? बंगाल में परिस्थिति कुछ ऐसा है कि पहली बार ममता बनर्जी डरी हुई है, बात सही है। अब इसको कुछ अलग कुछ करना था, क्योंकि विपक्ष का सामने ममता बनर्जी का नहीं चल रहा, क्योंकि आरजी का इशू सच में एक खिला देने वाला इशू है। मतलब कोई भी पार्टी हो करे, कोई भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसको हिला दिया हुआ है। इसका मतलब वो टीएमसी पार्टी में भी कुछ कार्यकर्ता है जिसको इससे शौक लगा है। अब इसमें ममता बनर्जी क्या कर रहा है कि
अपने आप को खुद को आगे नहीं लेके आ रहा, वो चुपचाप बैठी हुए। उसको देख लीजिए और अभिषेक को देख लीजिए, इस मैटर में एक पैसा उसने खर्चा नहीं किया, एक बात अभी तक नहीं बोला। और ये रहा अपराजिता भी, देखिए ये बात सही है, मैं आपसे आपका बात से सहमत हूं कि रेप का जो शास्ति होना चाहिए, विचार होना चाहिए, वो एकदम आखिर तक होना चाहिए, मौत ही उसका। लेकिन मुझे ये बताइए, अपराजिता बिल में नया क्या है? इससे पहले भी सीपीएम का टाइम में बहुत बड़ा रेप केस एक लेके चला था, हवा चल रहा था, धनंजय को फांसी फांसी तो हुआ था ना। तो आपका इस बिल में नया क्या है? इसका मतलब है कि जो मूल मुद्दा है उससे जनता का जो मूड बना हुआ है उसको घुमाना चाह रहा था, स्विंग करवाना चाह रहा था, लेकिन इस बार वो फेलियर रह गया। इसका कारण है बंगाल में हर पॉलिटिकल पार्टी एडजस्ट करके राजनीति करता है, साहब मानना पड़ेगा। लेकिन जब आम पब्लिक सड़क पे उतरा बिना कोई पॉलिटिकल लोगो लगा के, तो भाई वो तो बिना एडजस्टमेंट करने नहीं आई है। वो अपना बचाव के लिए, वो आरजी कर का घटना में अब फ्यूचर में अपने आप को देख रहा है आम पब्लिक कि ये चीज मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसका मूड, इसका जो आंदोलन का जो एक रास्ता बन चुका है, इसको ममता बनर्जी घुमा नहीं सक रहा बार बार। उसने अपराजिता जैसा सिर्फ बिल नहीं है। आप 3-4 दिन पहले बहरमपुर में जो घटना घटी 4 तारीख को, जो आंदोलनकारियां सड़क पे बैठी हुई थी, सड़क पे विचार के लिए जो पेंटिंग वगैरह किया था, तो तृणमूल का जो दुष्कृति है, गुंडे हैं, वो आए मार के इसको भगा दिए। जितना पेंटिंग वगैरह किया था सबको मिटा दिया। मतलब समझ सकते हैं ना कि बंगाल का परिस्थिति को किस तरह से कंट्रोल का बाहर करना चाहिए। हम फिल्म में देखते थे कि हम यहां जला देंगे, मुझे छोड़ोगे तो वहां जला देंगे, और उसको कुछ दिन पहले खुले ममता बनर्जी बोल दी कि बंगाल जलेगा तो आसाम जलेगा, झारखंड जलेगा, बीजेपी राज्य जलेगा। मतलब उसका सोच देखिए, पूरा एंटी सोशल जैसा। मतलब जैसे कि पाकिस्तानी का बोल बोल रहा है, बांग्लादेशी का बोल बोल रहा है, ये भारतीय का बोल नहीं हो सकता है। तो इसी तरह बंगाल में, जैसे कि एक कहावत है, कुछ दिन पहले बोला कि डसोगे नहीं, कम से कम फोर्स तो करो, फन तो उठाओ। इसका बोलने का मतलब क्या है? तो वो जब इस तरह का बात एक मुख्यमंत्री बोलती है, तो ऑटोमेटिक उसके जो चमचे हैं, जो सिर्फ पॉलिटिक्स से पैसा कमाने के लिए आए हैं और इसको कुछ नहीं सोचता है, बस वो डसते नहीं है लेकिन फन उठा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप आंदोलन में जाएंगे तो आपके बहू बेटी का खराब खराब फोटो में आपका दरवाजे में लटका दूंगा। तो परिस्थिति को नियंत्रण का बाहर करके फिर अपने आप को वहां पर हीरो बनने का एक कोशिश ममता बनर्जी लगातार कर रही है। अपराजिता जैसे आप बात सही बोले, बहुत बढ़िया कि चूरन देने का काम कर रहा है। इस तरह का बहुत सारा कोशिश चल रहा है, लेकिन आम पब्लिक इस सरकार से उबा हुआ है और विपक्ष को भी पूरा पावर के साथ आना है और दिखाना है कि नहीं, हम है जो अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, आगे चल के बंगाल में भी हम वही करेंगे। और एक बात इससे जोड़ना चाहता हूं, आज हमारे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, जो कह रहे हैं कि तृणमूल के विधायक बिके हुए हैं, तृणमूल के सांसद बिके हुए हैं, चोर है, बहुत कुछ जो इनके अगेंस्ट में स्टेप ले रहे हैं। इलेक्शन के टाइम यही भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज यही ना फिर से कहे कि वही तृणमूल का एमपी, वही तृणमूल का एमएलए वहां पर बढ़िया काम नहीं कर पा रहा, उसको लेकर आइए और यहां पर टिकट दीजिए। ये काम नहीं होना चाहिए। ये अगर हुआ तो सच में बंगाल का परिस्थिति इस वक्त जो है आगे चल के और खराब होने वाला है। बिल्कुल। आपने ये जो बात कही ना कि देखिए, इलेक्शन के समय या कहीं भी किसी भी राज्य में जब चुनाव आता है या देश का चुनाव आता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हम लोग ये देखते हैं कि नेताओं का एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, जाके सीधे टिकट ले लेना। कई बार इसको इस तरीके से समझाया जाता है कि साहब देखिए, विनिंग कैंडिडेट चाहिए होता है इसलिए वो लाया जाता है। लेकिन अगर इसी तरह की भावना, क्योंकि बंगाल में ये देखा गया है ना रूपक जी,
कि 3 दशकों से ज्यादा जो वहां पर लेफ्ट का शासन रहा और उसका तैयार किया हुआ जो पूरा इकोसिस्टम था, ममता बनर्जी ने उसी सिस्टम को इंपोर्ट किया और तृणमूल का बना लिया। देखिए और हाँ, यही चीज अंततः ठगा गए आप लोग, ठगा गया बंगाल। अच्छा, इसके साथ लेकिन साथ में एक चीज, हाँ जी जी जी, आप बोलें, फिर मैं अपना हाँ, सवाल लेकिन जी। अभी अभी सिचुएशन अलग है। अभी क्या है कि कम्युनिस्ट का थॉट का विरोध में करता हूं, उसका जो सिस्टम है, उसका जो परिचालना करने का सिस्टम है, मैं उसका विरोध करता हूं। लेकिन आज का डेट में इस घटना में बहुत सारा जो व्यक्ति है जो कम्युनिस्ट से रिलेटेड है, वो भी सड़क पे उतरे हैं। और उसको भी एक अलग चेहरा चाहिए कि बंगाल में एक कहावत था कि कम्युनिज्म का वोट 19 का इलेक्शन में भाजपा में आया हुआ था। इसको अगर भाजपा पकड़ के नहीं रख पाया तो ये भाजपा का गलती है। अगर मान रहे व्यक्ति गलत था, लेकिन जनरेशन बाय जनरेशन हर कोई गलत नहीं हो सकता। उसको अगर हम उसको समझा के नहीं आ पा रहे तो गलतियां मुझ पे है, क्योंकि बार बार गाली दे रहे कम्युनिज्म खराब, कम्युनिज्म खराब। तो मुझ पे क्या भलाई है, मुझ पे क्या अच्छा है जो मुझे देख को पार्टी का आदमी आएगा? प्रूफ नहीं कर पा रहा भारतीय जनता पार्टी बंगाल में। ये जिस दिन प्रूफ हो जाएगा, मैं कह रहा हूं जिस तरह से आज जी का घटना में आम आदमी सड़कों पे उतरा है 26 का इलेक्शन में, इससे भी बड़ा माहौल बनने वाला है बंगाल में, अगर भाजपा ठीक बात, पकड़ के रख पाए तो। ठीक बात। और आपने एक बड़ी बेहद महत्वपूर्ण बात ये बता दिया, और ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की, 2024 के लोकसभा चुनाव में वो स्थिति नहीं थी। और इससे ये साफ पता चलता है कि आपकी ये बात जस्टिफाइड होती है, बल्कि कि आपने जो कहा कि वहां पर बहुत सारा लेफ्ट का काडर जो है, लेफ्ट का वोटर जो है, वो निकल के आया था और भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया था। हालांकि दबे स्वर में कामरेडों ने भी ये बात कही थी कि अरे वो तो कामरेड ने लाल छोड़ के भगवा पहन लिया। अच्छा, देखिए, शेष भारत हो चाहे बंगाल के बाहर के राष्ट्रवादी हो या भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हों, आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप देखते रहते होंगे, हर दूसरा आदमी पूरे भारत से ये आवाज लगा रहा है कि साहब, पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी 356 क्यों नहीं लगा देते, ममता सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते। राज्यपाल अभी आए थे दिल्ली, तो हुआ कि नहीं साहब, अब तो हो गया। नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक एक बड़ा वर्ग है जो इस बात को लेके कुफ्त में है, जो इस बात को लेके नाराज रहता है कि साहब वहां पर 356 क्यों नहीं लगा रहे, 356 क्यों नहीं लगा रहा। आप बंगाल की जमीन पर बैठे हुए हैं, आप किसी एक कमरे में नहीं बैठे रहते, मैं जानता हूं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, जो भी हमारे दर्शक रूपक जी के साथ हमारी बातचीत काफी पहले से इस प्लेटफॉर्म पर देखते रहे हैं। आप सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति हैं और अपने पेशे के सिलसिले पर आप पूरा बंगाल घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं, शहर घूमते हैं। साहब ये बताइए, आपकी सरकार बर्खास्त नहीं की जा रही है। जब मैं आपकी सरकार कह रहा हूं तो वेस्ट बंगाल की सरकार कही जा रहा हूं। वेस्ट एकदम बंगाल एकदम की जनता एकदम, इस बात वो के लिए कितनी मुख्यमंत्री है, चिंतित यानी है? हमारा भी मुख्यमंत्री है एकदम। बिल्कुल साहब, आपकी सरकार बर्खास्त नहीं की जा रही है, ममता बनर्जी की सरकार को केंद्र सरकार बर्खास्त नहीं कर रही है, 356 नहीं लगा। बंगाल कितना 356 का इंतजार कर रहा है, और उस बात के लिए बंगाल की जनता क्या दुखी है, या उसने मान बैठा है कि 26 आने दो फिर हम आपको बताते हैं? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक होता है पॉलिटिक्स करना, और एक होता है कार्यकर्ता बनना। 356 लगा देना, राष्ट्रपति शासन लगा देना बड़ा बात नहीं है। इसके बाद क्या होगा समझ लीजिए। आपका गांव में एक व्यक्ति है, 100 रुपया आया है तो 60 रुपए का काम कर दिया, 40 रुपया खा गया। लेकिन सब कोई बोल रहा है 40 रुपया खा गया, 40 रुपया खा गया, बात गलत है। 40 रुपया तुम क्यों खाया? लेकिन हमको वहां इस तरह का एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि जो वो 60 रुपया भी नहीं, मतलब वो 40 का जगह 60 भी खा ले, 40 का काम करे, इस तरह का भी व्यक्ति हम वहां पर नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे? क्या इसको हटा के विपक्ष को लोग बढ़ा देंगे, या फिर कार्यकर्ता निर्माण करेंगे? तो हमारा एक दोष है कि हमारा एमपी यहां पर वोट मिल गया, काम नहीं कर रहा, घूमने नहीं आता है। तो भाई अगर वो नहीं आ रहा तो अपने आप को तैयार करो। अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हो तो संगठन के माध्यम से किसी कार्यकर्ता को तैयार करो कि उसका जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट दे पाए। 356 लग गया,
सरकार, मैंने वही बात कहा कुछ देर पहले ना कि 356 लग गया, अब सरकार बनना है, किसका सरकार बनेगा, किसका सरकार बनेगा, ऑटोमेटिक केंद्र चाहेगा कि अपना सरकार बने, तो क्या करेगा, एमपी एमएलए खरीदेगा। और अगर वोटिंग होगा तो क्या करेगा कि नहीं, वो एमपी एमएलए टीएमसी का वहां काम नहीं कर पा रहा था, उसको लेकर वो भाजपा में काम करेगा। बात तो एक ही हो गया ना। आप यहाँ कार्यकर्ता निर्माण नहीं कर पाए। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम बोलते, आप बोल रहे कि उस दल का, उस पार्टी का कैंडिडेट को क्यों ले रहे हैं, उस पार्टी का कैंडिडेट को क्यों ले रहे हैं। भाई कार्यकर्ता निर्माण अगर नहीं होगा, जबरदस्ती पार्टी को आप क्षमता में लाएंगे, तो ये पार्टी भी आगे चल के टीएमसी का जैसे ही हालत होगा। तो 356 का पक्ष में मैं हूं, मैं भी चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लागू रहे, लेकिन सेंटर को भी जो समझना होगा कि जिसके माध्यम से यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्शन होता है, कम से कम ये सही तरीका से हो। अगर नहीं हुआ, आप 356 लागू कर दिए, फिर वही अमित शाह जी आएंगे और यहां पर क्या करेंगे। आप बोलते हैं कि नीतीश जी पलटू राम है, तो पलटू राम उसको बनाया किसने, उसको पलटू राम बनाया किसने। जब आपका पक्ष में आता है तो आप बोलते सही है, और दूसरे का पक्ष में जाता है तो बोलते पलटू राम है। तो अगर उसी तरह का राजनीति बंगाल में करना चाहते हैं तो 356 का जरूरत नहीं है। आरजीकर का घटना में आम आदमी यहां दिखा दिया है कि उसका अपना पावर है। भारतीय जनता पार्टी अगर सही तरीका से यहां कुछ नहीं किया तो ये बंगाल है, यही वही बंगाल है जहां से आंदोलन उठता था, और आगे चल के यहाँ का आदमी ठीक सही, आगे चल मतलब अपना अलग आदमी, सही आदमी ये ढूंढ लेगा। ये शुरू हो गया है, ये प्रोसेस शुरू हो गया, क्योंकि पहली बार देखने में मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है पॉलिटिकल डिबेट होता है, पॉलिटिकल हमारे साथ, हमारा मन में तो अब नहीं चलता है, लेकिन कम्युनिज्म वाले हो, टीएमसी का भी कुछ हद में कुछ एक हिस्सा है वो भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये मिल के इस विषय में काम कर रहा है। ये सबसे बढ़िया बात है। बहुत बड़ी बात। और एक चीज बताऊं, एक पुराना नारा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लोग इसको मुंह से बोल देते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से बंगाल के ये आरजी, विशेष तौर पर आरजी कार में ये जो दुर्दांत और राक्षसी घटना हुई है, उसके बाद पूरा देश भी महसूस कर रहा है। ये पहली बार, मैंने ही अपने इंट्रो में कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि बंगाल भी उबल रहा है और बंगाल का जनमानस भी उबल रहा है। तो यहां पर बंगाल का समाज, बंगाल का वोटर अब एक विकल्प खोजने की तलाश में निकल पड़ा है। और आपने बिल्कुल सही कहा साहब कि तृणमूल अगर वहां सत्ता में है तो बाकी जो विपक्ष है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट भी शामिल है, निश्चित तौर पर जो ऑप्शन बन के सबसे पहले वहां पर फिट होगा, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी है वही वहां भी काम करेगी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर अपने काडर को लेकर आना पड़ेगा, अपने काडर को सही तरीके से प्लेस करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी बात आपने कही, बीइंग ए बंगाली वोटर, आप वहां बैठे हुए साहब, हम तो यहां से बैठ के कहेंगे नहीं नहीं 2 मिनट में ममता बनर्जी को घसीट के निकाल दो। अरे साहब, उसके बाद क्या होगा, उसके उस बाद क्या गैप को कौन फिल करेगा। तो अस्थाई इलाज किसी बीमारी का कट और ऑपरेशन थोड़ी ना होता है। हर दूसरा आदमी कहता है साहब सर्जिकल इलाज ही मत करिए, परमानेंट इलाज चाहिए। तो परमानेंट इलाज, मुझे आपकी बात से जो अभी तक रूपक जी लगा कि बंगाल का समाज परमानेंट इलाज अपने यहाँ की घृणित राजनीति जो ममता बनर्जी के तौर पर चलाई जा रही है या चल रही है या चलने को मजबूर है, जिसे देखने को मजबूर है बंगाली समाज। हालांकि उसने 3 दशकों के लेफ्ट शासन से अपने आप को मुक्त किया था, लेकिन धोखा तो कहीं भी हो जाता है साहब। धोखा तो आप देखिए दिल्ली में भी हो गया नई राजनीति के चक्कर में, धोखा पंजाब में भी हो गया नई राजनीति के चक्कर में। तो यहां महत्वपूर्ण यह है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की जिस समस्या विशेष पर फोकस किया वो बेहद महत्वपूर्ण है। और एक सकारात्मक बात भी आपने कही कि 356 अभी लगा दोगे और तुम्हारा काडर तैयार नहीं है तो फिर करोगे क्या तुम। इसलिए मुझे लगता है कि आप ये महसूस करते हुए भी, आपने कहा कि हम भी चाहते हैं कि 356 लग जाए, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में एक अस्थाई इलाज और विकल्प अगर खोज लिया जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। और चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उन सबसे पहले वो बंगाल का समाज है, बंगाल का वोटर है। और साहब और एक चीज यहाँ पर, इसी, जी जी, और एक बढ़िया चीज है कि एक नैरेटिव चल रहा है कि मुस्लिम समाज उभर के नहीं आ रहा क्योंकि मुस्लिम लड़की नहीं था, फिर संजय जो था वो बिहारी था, ये फिर बांग्ला पक्ष वाले कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। देखिए मेरा साथ
यहाँ लोकल एक पुलिस स्टेशन है, तो मैं वो गया हुआ था दूसरा विषय को लेके। तो वो कह रहा है कि वो मुस्लिम है, एएसआई है, थाने के छोटे दारोगा बाबू है, और उनका भाई साहब भी दूसरे थाना में पोस्टिंग है, तो शायद सीनियर एसआई ऑफिसर है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा भाई का, बड़े भाई का जो लड़का है कलकत्ता में रहता है, और ये जो आंदोलन चल रहा था पुलिस के अगेंस्ट में, तो वो सड़क पे उतरा, तो उसका पिताजी उसको बेटे को फोन किया, तो बोला मेरा बड़े 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 भाई ने मेरे भतीजा को फोन किया। देखिए वो मुस्लिम घराने से है, तो बोला नहीं तुम इस आंदोलन में मत जाओ, मेरा ऊपर पैसा रहेगा, मेरा नौकरी का बात है। तो लड़का बोला कि देखिए वो आपका डिपार्टमेंट है, वो आप समझ लीजिए, और मेरे काम मेरे को करने दीजिए। तो एक गलत नैरेटिव भी फैलाया जा रहा। बंगाल का आंदोलन जब एकत्रित होने का कोशिश किया जा कर रहा बार बार, तो कहीं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम, देखिए मैं एकदम कट्टर हिंदुत्ववादी हूं, लेकिन मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं। मेरा कट्टर हिंदुत्व होने का मतलब ये नहीं कि आपका नमाज से मेरा मुझे समस्या है, आप मेरे संस्कृति को अपनाइए, आप नमाज पढ़िए, मेरा कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और आपने प्रूव किया, इस आंदोलन में प्रूव किया, मैं गलत नहीं बोल सकता, जो हुआ सो उसको मानना पड़ेगा। अगर कहूंगा तो मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगा। तो मुस्लिम समाज भी बहुत सारे यहाँ पर आए हैं, और एक नैरेटिव फैलाया जा रहा बाहर से, ये तो कम्युनिज्म का था, कम्युनिज्म का जो स्टाइल है इसको तोड़ने का, मचोड़ने का। इस साल दुर्गा पूजा नहीं करना है, हमारे घर की लड़की मरी है, हम असौच है, नहीं, वो तो यही चाहते कि पूजा ना हो, वो तो हिंदू समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। हिंदू समाज को सिर्फ मुस्लिम नहीं, इस्लाम नहीं, हिंदू समाज को जो तोड़ने का काम जो किया जा रहा है चारों ओर से, इसको आपको अंदरूनी तरीका से समझना होगा। इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं है कि मुस्लिम ही इसको सारे, ईसाई भी है घुसे हुए भाई। आप बार बार मुस्लिम समाज को घसीट के लेके आते हैं, आप उस समाज को भी घसीट के लेके आइए ना। तो ये भी एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बंगाल का जो आंदोलन आज एकत्रित हो रहा है, आम आदमी सड़क पे उतरे हैं। मुझे पता है बहुत सारा व्यक्ति सामने आके बोल नहीं पा रहे हैं, वो पुलिस को गाली दे रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, पुलिस एक सिस्टम का हिस्सा है, पुलिस एक सिस्टम का हिस्सा है। हम जिस सिस्टम को लेके आएंगे वो सिस्टम ही पुलिस को चलाएगी। जैसे कि मेरे पास एक बाइक है, 5 साल से मैं चलाया हूं, 50,000 किलोमीटर टाइमली सर्विस दिया हूं। आपके पास सेम बाइक है, 5 साल में आप चलाए हैं 2 लाख किलोमीटर और सर्विसिंग टाइम में नहीं दिए हैं, इंजन चला गया, मेरे गाड़ी अभी ओके है। यानी सिस्टम गलत है, और उस सिस्टम को हमने ही लाया है। पुलिस का इस तरह से विरोध करना भी, मैं परिस्थिति अलग है, जरूर होना चाहिए, लेकिन आपको सोचना होगा कि आप इलेक्शन का टाइम क्यों नहीं सोचते इस बात को। पुलिस को हमेशा गाली देते रहते हैं, दीजिए गाली। यही पुलिस तो यूपी में काम कर रहा है, यही पुलिस तो दूसरे राज्य में काम कर रहा है, यही पुलिस तो तेलंगाना में जो घटना घटी थी, रेपिस्ट को गोली मार दिया था, यही पुलिस में था। तो इसको चीज को भी आम आदमी को समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और एक साफ साफ तौर पर ये पता भाई, वही पुलिस तो उत्तर प्रदेश में भी है। कभी उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बद से बदतर हुआ करता था, और आज उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो दुहाइयां दी जाती हैं कि साहब देखिए। तो निश्चित रूप से आपने एक बात कही, और एक चीज और, ये बड़ा स्मार्टली किया जाता है दर्शकों। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक यूनाइट गुस्सा और एक प्रतिशोध की भावना बंगाल के जनता, बंगाल के वोटर में है। तो निश्चित रूप से जो वहां पर सत्ता पे होगी, वो सारा चीज आपको हिंदू मुस्लिम वहां पर टीएमसी करते हुए कई बार दिखाई देगी। वहां पर पुलिस अच्छी है, फलाने खराब है, और यहाँ पर लेफ्टिस्ट घुस आए हैं, ये वहां पर करती हुई नजर आएगी सत्ताधारी पार्टी। और शायद यही वजह है कि राम, आपने याद है कैसे ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कह दिया था कि लेफ्ट और बीजेपी, लाल और राम, उन्होंने नाम ले लिया था। तो ये साफ साफ तौर पर मंशा राम और बाम, माने वामपंथी, राम और बाम, राम और बाम, यस राम और बाम। तो ये कई बार अलग अलग इक्वेशन होते हैं, इसलिए कोई एक इलाज, आप बंगाल के बाहर बैठ के आप और हम कोई एक इलाज खोज लें और कहें कि नहीं साहब यही गोली बंगाल पे भी काम कर जाएगी, ऐसा नहीं है। बंगाल निश्चित रूप से अपना इलाज, अपना, वो कहते हैं ना कि आप भाई इम्यून सिस्टम आदमी का लड़ता है तब जाके उसको निरोगी काया मिलती है। तो बंगाल का समाज अगर खुद के निरोगी होने की तरफ चल पड़ा है, तो उसको अपने स्टाइल में, अपने
जो वातावरण को सूट करता है। और वहां पर अगर एक बात तो साफ हो गई है कि ममता बनर्जी को 2026 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर करने के लिए खुद बंगाल का समाज तैयार हो चुका है। अब बाकी जो लोग हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, चाहे पर बाकी सारी हो, या मैं कहता हूं कोई तीसरी फोर्स निकल के चली है, उसका काम है, अगर आप सही समय पे आके अपने आप को अपनी तैयारी के साथ प्रस्तुत हो जाएंगे तो बंगाल की जनता आपको अगली सरकार देने जा रही है। ये भारतीय जनता एकदम एकदम पार्टी के लोग सोचें। रूपक जी, आपने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी रखी सामने और बड़े विस्तार से आपने समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हमें उम्मीद है कि दूर देश बैठे हुए बंगाल के बारे में, या कहीं भी, मैं कहता हूं बंगाल में बैठ के आप लद्दाख की राजनीति के बारे में अगर बंगाली चश्मा लगा के देखेगा, उत्तर प्रदेश में बैठ के आप तमिलनाडु की राजनीति के बारे में उत्तर प्रदेश का चश्मा लगा के देखेगा, तो हकीकत यह है कि आप कहीं ना कहीं ये गलती कर रहे हैं। आप वहां की असली समस्या को, असली बात को समझ नहीं पाएंगे। और कई बार जाने अनजाने में हम सारे लोग ऐसा काम कर जाते हैं। इसीलिए हमारा हमेशा ये भाव रहता है, मैंने शुरुआत में कहा था कि जिस विषय पर बात करें उस विषय के विशेषज्ञ से, और अगर हम बंगाल पे बात कर रहे हैं तो हम बंगाल की तासीर को समझने वाले, वहां के चीज को, ग्राउंड रियलिटी को समझने वाले, वहां की राजनीति को समझने वाले, वहां की समस्या को समझने वाले और वहां के समाधान को भी समझने वाले, ऐसे अपने गेस्ट से बात करते हैं। इसलिए रूपक जी को हम बार बार लेके आते रहते हैं और लेके आते रहेंगे। रूपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा आज तक, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, स्पेशली बंगाल के दर्शकों को, कोई नैरेटिव चीजों में अपना दिमाग मत लगाइए। आपका जो आंदोलन चल रहा है बहुत सही तरीका से चल रहा है और मुझे आज का डेट में गर्व महसूस होता है कि बंगाल कर सकता था और कर सकता है। और ये देख के मालूम चल रहा है कि हाँ, अगर ईस्ट बंगाल मोहन बागान मिल सकता है तो सच में ये वही बंगाल है ब्रिटिश शासन में जहां से आंदोलन उठता था। सच में गर्व महसूस होता है। और एक चीज, आर्चिकर का घटना सिर्फ बलात्कार का घटना नहीं है, ये मतलब पूरा सिस्टम को हिला देने वाला इसका जो रैकेट है, ये इंटरनेशनल रैकेट है। इसको खत्म करना है तो सिर्फ सरकार बदलने से नहीं होगा। हमें जो हमारा जो आदत है हॉस्पिटल में आके आगे खड़ा रहने का, 10 रुपया से लेके 10,000 देने का, इस आदत से भी हम लोग को निकलना होगा। नहीं तो धीरे धीरे हम लोग फिर फंसते रहेंगे और आगे चल के आगे 10 सालों में फिर इस तरह का घटना घटेगा। आज ममता बनर्जी खुलेआम 10 लाख बोल रहे हैं, अगला सरकार चुप चुपके से 20 लाख बोलेंगे, लेकिन कुछ फर्क नहीं होगा। समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो पहले खुद में परिवर्तन लाइए कि मैं 1 घंटा लाइन पे ही खड़ा रहूंगा लेकिन 10 रुपया में नहीं। बिल्कुल सही बात, तब जाकर बिल्कुल सही बात है, परिवर्तन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल रूपक जी, और यही अस्थायी समाधान की तरफ ले जाता है। और आपसे आपकी इस बात को सुनने के बाद और ये तमाम आपके पॉजिटिव नोट के बाद मैं बंगाल से निकले हुए उस सूक्ति वाक्य को दोहराता हूं, करबो लड़बो और जीतबो, और तभी होगा। और बंगाल इसके लिए तैयार है। दर्शकों, हमें और रूपक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।